एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका पूरा कंप्लीट सीरीज करने वाले हैं, इसका कंसेप्ट प्लस यूजेस देखने वाले हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। तो क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? इट इज अ कम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जीएसटी इंडिया का एक कम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं देता है। पहले सेलर कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आप है, ठीक है, आपने एक लैपटॉप परचेज किया, उसकी प्राइस है 50,000, ठीक है। इस पे जीएसटी लगा है आपका 18% का, ठीक है। तो ये आप 18% जो जीएसटी है ये आप दे रहे हैं किसे? सेलर को। सेलर है ये, ठीक है। आपने इससे जो है वो कलेक्ट किया, इससे जो है वो बाय किया था ये लैपटॉप, ठीक है। और इसको आप 18% जीएसटी दे रहे हैं अपना, प्लस 50,000 रुपीज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को जाकर के 18% जीएसटी नहीं दे रहे हैं, आप जो है सेलर को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो सेलर जो है गवर्नमेंट को फिर जो आपसे कलेक्ट किया हुआ टैक्स है वो सबमिट करेगा। तो इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब दूसरा बात आता है कि वन नेशन वन टैक्स, यानी जीएसटी से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वैट लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, एंट्री टैक्स था। तो हर स्टेट का अलग टैक्स सिस्टम था जिससे कंफ्यूजन और डबल टैक्सेशन होता था। डबल टैक्सेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे एक से ज्यादा बार जो है वो टैक्स जो है लग जाता है, तो उसे ही हम डबल टैक्सेशन कहते हैं। तो जीएसटी ने इन सब को लार्जली रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम दिया, इसीलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड फीचर, इसका क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी टैक्स उस स्टेट को मिलेगा जहां गुड्स या सर्विस जो है वो फाइनली कंज्यूम हुआ है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर आइटम्स आर फाइनली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ और बिहार में बेचा गया तो जीएसटी रेवेन्यू बिहार को मिलेगा क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। तो आई होप इसका डिफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। यहाँ पे हम अपने डायरेक्ट पॉकेट से निकाल के पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसमें जो है वो बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं होता है। आपका बर्डन है तो आपको खुद ही जाकर के उसको पे करना है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इसमें आता है। जैसे आपका इनकम टैक्स है तो आप तो इनकम टैक्स किसी और को देते नहीं कि तुम भैया जाओ इसको जाकर के सबमिट कर देना, ऐसा तो नहीं है। इनकम टैक्स आप पे लगता है तो आपको ही जाकर के उसको सबमिट करना होता है। फिर अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इसमें क्या होता है? कलेक्टेड बाय द सेलर, यानी कि आप सेलर को देते हैं पैसा, सेलर जाकर के फिर गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बर्डन शिफ्टेड टू फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो क्या होता है एग्जाम्पल इसका? जीएसटी कस्टम ड्यूटी जो है वो इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर जो है पहले जा रहा है स्टोर पे, फिर स्टोर कीपर जो है वो फिर जाकर के गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा है उसका टैक्स को। यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो यही इसका दो मेजर पॉइंट है जो डिफरेंस का है, ठीक है। अब इसमें हम एक क्विज देखते हैं। मान लीजिए इफ राहुल पेज 50,000 एज इनकम टैक्स एंड बाइज लैपटॉप पेइंग 5,000 एज जीएसटी, विच ऑफ दीज इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कैन ही शिफ्ट द बर्डन? तो बताइए राहुल जो है वो 50,000 जो है वो इनकम टैक्स को पे कर रहा है और लैपटॉप के लिए वो पे कर रहा है 5,000 रुपये, यानी कि वो लैपटॉप भी खरीदा है, वो 5,000 रुपये पे कर रहा है जीएसटी का। तो क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? मतलब दोनों में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है और क्या वो अपना बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है जीएसटी। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो 5,000 जो है वो दे रहा है वही उसका इनडायरेक्ट टैक्स है। और नो राहुल द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द बर्डन, यानी कि राहुल जो है वो किसी और पे बर्डन नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो फाइनल कंज्यूमर है तो उसी को ये बर्डन का जो है वो बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुए इसके आने के बाद, ठीक है। तो जीएसटी आपका आया है 1 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुआ है हमारे इंडिया में। ये लॉन्च हुआ है एट मिडनाइट इन अ स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में। और इसके आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो 101st जो है वो अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक्ट 2016 में आपका आता है। गिव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर, यानी कि इसके आने के बाद ये सेंट्रल और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयर्ड हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे।
और द आर्टिकल एडेड, इसके आने के बाद 3 जो है वो आर्टिकल ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 246 ये क्या कहता है, पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, यानी कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी लगाने का जो है वो पावर देता है, यानी अब सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी इंपोज कर सकती है। इसी का बात यहाँ पे कर रहा है, गिव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर्ड पावर। फिर आपका आता है आर्टिकल 269 ए में क्या कहता है, आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी, यानी इसमें जो है इंटर जीएसटी क्या होता है, पहली बात अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजे जा रहे हैं उसे हम आईजीएसटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर बिहार गुड्स गया है तो यहाँ पे हम आईजीएसटी लगाएंगे, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसी का बात हमारा कहता है आर्टिकल 269 ए में। फिर आता है हमारा आर्टिकल 279 ए, इसमें क्या कहता है, सेटअप ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे सेटअप की गई है इस आर्टिकल में। और जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये एक जीएसटी काउंसिल रेट, रूल्स और पॉलिसी डिसाइड करती है। इस काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि जीएसटी आने के बाद कौन कौन सा टैक्स जो है वो रिप्लेस हुआ है। तो इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों में अलग अलग जो है वो टैक्स लगाए जाते थे, इन दोनों को रिप्लेस करके हमारा जीएसटी बना है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इससे आपका पीवाईक्यूज आया हुआ है। तो सेंट्रल स्टेट टैक्स में क्या क्या पहले आता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आता था, एडिशनल कस्टम्स आता था, सर्विस टैक्स आता था। और स्टेट में क्या क्या आता था, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स आता था, एंटरटेनमेंट टैक्स आता था, लग्जरी टैक्स, एंट्री परचेस टैक्स, ये सब आता था। इन सब को जो है हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म जो है बनाया गया टैक्स का सिस्टम, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी आने के बाद जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो रिमूव हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी में एक से ज्यादा बार टैक्स लग जाना, इसी है हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। तो जीएसटी आने के बाद जो है ये रिमूव हो गया है, ये हमारे लिए बहुत एक बेनिफिशियल का काम हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं हम जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये कौन सा आर्टिकल में आता है, हमारा 279 ए आर्टिकल में आता है। इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन होते हैं इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयरमैन होते हैं, और इसके मेंबर होते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका रिकमेंड रेट, यानी कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उस पे लो जीएसटी लगती है, और जो लग्जरी गुड्स होते हैं उस पे हाई जीएसटी लगती है। और डिसाइड करता है एग्जाम्पशंस, यानी कि काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स या सर्विस जीएसटी से एग्जाम्प्ट होंगी। जैसे कुछ एसेंशियल हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस जो है वो एग्जाम्प्ट हो सकती है। फिर आता है आपका मेक्स रूल, यानी जीएसटी फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के रूल भी जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है। और रिजॉल्व सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट है कि अगर जीएसटी को लेकर किसी सेंटर या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जीएसटी काउंसिल उस इश्यू को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर है आपको कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है और इसका क्या क्या फंक्शन है, इसका चेयरमैन कौन है, इसके मेंबर कौन है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना यहाँ पे चाहूंगी, रेट क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले जो था जीएसटी के रेट अलग थे, पहले जीएसटी के रेट थे 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब जो है वो जीएसटी की रेट अलग है, ये पहले की बात थी। अब 2026 से जो इफेक्ट में है वो है आपका 5%, 18% और 40%। सिर्फ और सिर्फ यही 3 टैक्स अब जो है वो एप्लीकेबल है। इसको 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है, एसेंशियल गुड्स, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड गुड्स, और तीसरा है आपका लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं एसेंशियल गुड्स में जो है वो कम टैक्स लगेगा, यानी कि 5%, जो स्टैंडर्ड गुड्स है उस पर 18% और जो लग्जरी गुड्स है उस पर 40% टैक्स लगेंगे। और एक और बात, जीएसटी सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री ने पहले कौन एक्सेप्ट किया था, तो यह सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी का कंसेप्ट सबसे पहले आया है, ठीक है। उसके बाद फिर अदर कंट्री ने अपने अपने कंट्री में इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ से आपका पीवाईक्यूज आते हैं, जैसे कि देखिए पिछले साल क्या था, पिछले साल ये आपका पीवाईक्यूज था 2025 का जो दिसंबर में का जो था सेट, उसमें जो है ये पीवाईक्यूज था। लेकिन अब जो आपका आने वाला जून 2026 के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको माइंड में रखना है। अब हम देखेंगे आईजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में क्या होते हैं और सीजीएसटी के बारे में।
तो जीएसटी को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है सीजीएसटी आपका, एक आता है आपका एसजीएसटी और आता है आपका आईजीएसटी। तो अगर हम एक स्टेट के अंदर गुड्स को जो है वो सेल कर रहे हैं तो वो हमारा आता है इंट्रा स्टेट में, तो उसमें हम अप्लाई होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर कोई गुड्स है, ठीक है, उसको बिहार से बिहार में ही हम, तो बिहार के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, मान लीजिए एक हो गया मुजफ्फरपुर और एक और आपका हो गया पटना, तो ये दोनों में से हम जो है मुजफ्फरपुर से पटना जो है गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। यानी कि 18% का मान लीजिए टोटल टैक्स है, तो 9% आपका जाएगा सीजीएसटी में, 9% जाएगा आपका एसजीएसटी में। और इंटर स्टेट क्या कहता है? इंटर स्टेट कहता है कि डिफरेंट स्टेट्स, अगर गुड्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है सप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल बिहार से दिल्ली में जो गुड्स जा रहा है तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये जो है इंटर स्टेट जीएसटी उसमें लग जाएगा। यानी कि पूरा पूरा 18% जो है सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में लगेगा। फिर आता है आपका यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये पहले एसजीएसटी में आता था लेकिन अब रिप्लेस होकर के यूटीजीएसटी में आ गया। यूटीजीएसटी क्या होता है आपका? जो हम गुड्स सप्लाई करते हैं यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में क्या आ जाता है आपका? चंडीगढ़ आ गया, लक्षद्वीप आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, ये सब जो है आपका यूटीजीएसटी में आता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक फोन है जो कि सोल्ड हुआ है 10,000 का, ठीक है, और इसमें जीएसटी 18% की लगी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो गुड्स जो फोन है अगर हम मुंबई से पुणे में बेच रहे हैं तो इसमें कौन सा टैक्स अप्लाई होगा? तो उस फोन को अगर हम मुंबई से पुणे भेज रहे हैं तो दोनों जो है वो महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आ रहा है तो इसमें इंट्रा स्टेट लगेगा। इंट्रा स्टेट में कौन कौन से आते हैं? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आती है। तो 9% जो है 10,000 का 9% आपका आएगा 900, और तो दोनों में 900 और 900 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 1800। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 1800 का यहाँ पे हम कैलकुलेट करके जो है टैक्स को पे करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुड्स सोल्ड फ्रॉम मुंबई टू सूरत, गुजरात। तो मुंबई किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है, और सूरत किस में आता है? गुजरात में आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटर स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर हम सामान को जो है वो बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आईजीएसटी आपका लगेगा। आईजीएसटी में क्या होगा? 18%, यानी कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं किसी में भी, सिर्फ और सिर्फ अकेला आईजीएसटी इसमें 18% लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या डेफिनेशन है? रिड्यूसिंग टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेज फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन सेल। ये सब हटाइए, मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई गुड्स जो है वो परचेज किया, ठीक है, परचेज करते वक्त जो जीएसटी आपने पे किया, मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चरर के पास अब गए, आप मैन्युफैक्चरर है, आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, आप गए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, आप वहां से जो रॉ मटेरियल खरीदे और वहां पे जो आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका आईटीसी हो जाता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब आप जो उसको फाइनल कंजप्शन के लिए जो फाइनल गुड्स तैयार करिएगा और उससे जो आपका जीएसटी निकलेगा उससे आप आईटीसी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है? आपने परचेस करते वक्त जो जीएसटी ऑलरेडी पे किया है उसे आप अपने सेल्स वाले जीएसटी में एडजस्ट कर सकते हो। इसी वजह से ये जो है आपका डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट डबल टैक्सेशन अवॉइड। आईटीसी जो है वो आपका डबल टैक्सेशन अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है टैक्स ऑलरेडी पेड, यानी जो आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उसको आप वो रिड्यूस कर देता है, वो माइनस हो जाता है। कहाँ पे? अगर जो आप टैक्स पेबल लास्ट में जो आप सेल के बाद जो टैक्स पेबल करोगे गवर्नमेंट से को, उससे जो है वो माइनस हो जाता है। तो इससे हम एग्जांपल में यहाँ देख लेते हैं कि आपने बाय किया रॉ मटेरियल 1,000 का, वहां पे आपने 180 रुपए का जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। फिर आप अपना सामान लेकर के अपने स्टोर पे आए, वहां पे आपने उस रॉ मटेरियल से फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया। फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के बाद आपने कस्टमर से 500 जो है वो जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया। ये क्या हो गया? आपका आउटपुट टैक्स, ठीक है। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करने बैठे हो अपना कि कौन कितना अमाउंट हमको जीएसटी में देना है, गवर्नमेंट को देना है जीएसटी के रूप में, तो आप देखते हो कि आउटपुट टैक्स यानी कि जो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है अपने सामान के बदले वो 500 है। फिर आपको याद आया कि आपने तो जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे उस वक्त भी 180 दिया था आईटीसी के रूप में, तो ये 180 है, इसी को हम आईटीसी कहते हैं, ठीक है। तो इसी में से हम माइनस करते हैं और उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है यहाँ पे 320 जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, इसी है हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यही कहता है हमारा आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा डबल टैक्स ना हो, इसी वजह से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो फॉर्म में आया है, जो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन रूल, द वाटरफॉल। ये क्या कहता है? देखिए,
जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है उसे कौन से जीएसटी टैक्स पहले एडजस्ट होगा और किस ऑर्डर में यूज होगा करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने एक सीक्वेंस बनाया, जैसे द वाटरफॉल लिखा हुआ है तो इसमें एक सीक्वेंस की तरह वो जो है फ्लो करेगा, बनाया गया है कि गवर्नमेंट ने सीक्वेंस बनाया है कि पहले सीजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी क्रेडिट और आईजीएसटी क्रेडिट को कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीएसटी क्रेडिट की। तो देखिए आईजीएसटी के पास जो क्रेडिट बचा है वो सबसे पहले अपना क्लियर जो करेगा, लायबिलिटी जो आईजीएसटी का है वो सबसे पहले उस क्रेडिट से अपना लायबिलिटी को क्लियर करेगा, उससे जो अमाउंट रिमेनिंग बच गया तो सीजीएसटी का लायबिलिटी को क्लियर करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया है वो एसजीएसटी का करेगा। ठीक है, फिर बात आता है सीजीएसटी क्रेडिट। सीजीएसटी के पास क्रेडिट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है तो सबसे पहले जो है सीजीएसटी अपना क्लियर करेगा लायबिलिटी, फिर जो बच गया है तो आईजीएसटी का करेगा, और यहाँ पे एसजीएसटी का नहीं करेगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वहां पे एसजीएसटी इंक्लूड नहीं होगा और जो एसजीएसटी का क्रेडिट है वहां पे सीजीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, और आईजीएसटी जो है वो दोनों में इंक्लूड होगा। देखा जाए तो आईजीएसटी की बात यहाँ पे तीनों पे की गई है। ठीक है, अब जो एसजीएसटी क्रेडिट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसे बच गया है तो सबसे पहले वो एसजीएसटी का जो लायबिलिटी है उसको क्लियर करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया है वो आईजीएसटी जो है उसका क्लियर करेगा, और यहाँ पे सीजीएसटी की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि स्टेट एंड सेंट्रल क्रेडिट नेवर मिक्स डायरेक्टली, यानी कि जानी दुश्मन है, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों जानी दुश्मन है। सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी को नहीं मिलेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो सीजीएसटी को नहीं मिलेगा, और आईजीएसटी जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये सारा का लायबिलिटी को क्लियर करता है लेकिन अपना क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो इस यूटिलाइजेशन रूल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका हमेशा पीवाईक्यूज बनते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न की। तो जिस तरह आईटीआर रिटर्न हमारा होता है उसी तरह जीएसटी रिटर्न भी होता है। ठीक है, जब आप अपना बिजनेस का काम करते हैं तो गवर्नमेंट को अपना काम काज का हिसाब किताब कैसे देते हैं उसी का बात करता है हमारा जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी R1 क्या होता है, ये आउटवर्ड सप्लाईज का बात करता है, यानी कि सेल्स की बात करती है। ये क्या है, इसमें आप अपनी पूरी सेल्स जो भी आपने गुड्स अपना बेचा है, जो भी डेटा भरते हो, किसको बेचा है, कितने का बेचा है, सब इसमें आता है आपका। इसका ड्यू डेट क्या है, आपका हर महीने का 11 तारीख को आपको जो है ये फाइल करना पड़ेगा। फिर आता है आपका जीएसटी R3B समरी एंड टैक्स पेमेंट, इसमें आता है यहाँ की ये सबसे मेन रिटर्न है। इसमें आप डिटेल नहीं देते बल्कि एक समरी देते हो कि मैंने इतना सेल किया है, इतना परचेज किया है, इतना आईटीसी इसमें माइनस किया है और अब ये लो बचा हुआ टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को कहते हैं। तो इसका ड्यू डेट क्या है, 20th ऑफ मंथ, यानी कि हर महीने के 20 तारीख में आप जीएसटी R जो है वो फिल करते हो। फिर जीएसटी R4 क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर या होता है, यानी कि छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक आसान स्कीम बनाया है जिसे हम कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। उन्हें हर महीना लंबे चौड़े बिल्स नहीं चढ़ाने होते, इन्हें ये रिटर्न महीने महीने नहीं बल्कि साल में एक बार सिर्फ एनुअली भरना पड़ता है, यानी कि फाइल जो है वो एनुअली होता है। जीएसटी 9 क्या कहता है, एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर, यानी कि ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए साल भर का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। पूरे साल में जो भी जीएसटी R1 और जीएसटी R3B भरा है उन सब का एक फाइनल कंसोलिडेशन इसमें होता है जीएसटी R9 में। तो इसमें एक टर्नओवर रूल है। देखिए, अगर आपका बिजनेस अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर दे रहा है तो आपको यू कैन फाइल क्वार्टर लिया, तो आपको हर महीने भरने की जो है जीएसटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप हर 3 मंथ में भी करोगे तो आपको चल जाएगा काम यहाँ पे। तो इसी के हम QRMP कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अबव 5 करोड़। इसमें क्या रूल है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसको मंथली का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली जो है वो जीएसटीआर जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज आउटसाइड जीएसटी, यानी कि ऐसा कौन कौन से कमोडिटी यानी कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी से बाहर आते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर टैक्स लगता है लेकिन वो जीएसटी के अंदर नहीं आते। इसमें कुछ कुछ वीआईपीज है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली आउटसाइड है जीएसटी के। तो सबसे पहले आता है आपका अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहल में जो है वो जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है लेकिन उसमें जो है वैट लगता है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इसमें लगता है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। और थर्ड आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गया आपका, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, एटीएफ यानी कि जो एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज होता है वो, और नेचुरल गैस। यहाँ से आपका आया हुआ है पीवाईक्यूज और यहाँ से भी आपका आया हुआ है पीवाईक्यूज। आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सा जीएसटी में आपका नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा है क्या, एग्जाम सर्विस कवर 0% टैक्स, यानी कि इसमें जीएसटी लगता है लेकिन इसमें 0% टैक्स, इसमें इन लोग को टैक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एग्जाम्पशन होगा। ठीक है,
और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, 5 क्रेडिट जो है यहाँ पे आपका आएगा कलेक्टिंग। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे कलेक्शन जो है इसका मतलब है कलेक्टिंग। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें एग्जाम, यानी कि जिसमें 0% टैक्स लगेगा। तो पहला आता है आपका रिलीजियस सेरेमनीज ट्रस्ट, यानी कि इसमें जो पूजा पाठ की जो सामान है वो मंदिर मस्जिद या रिलीजियस ट्रस्ट की जो सर्विसेज है उस पे जो है 0% टैक्स है। एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, यानी कि जो हायर सेकेंडरी लेवल तक का, यानी कि स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी लेवल तक की जो पढ़ाई लिखाई है वो टैक्स फ्री रखा गया है ताकि पढ़ाई सस्ती रहे। और पब्लिक हेल्थ सर्विस फॉर पुअर पेशेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो कि एग्जाम्प्ट है से जीएसटी से, यानी कि इसमें टैक्स नहीं लगता है 0%। और ये 3 चीज जो है आपका कवर्ड नहीं होते जीएसटी में। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि टैक्स नहीं लगते, हालांकि इसमें ज्यादा टैक्स लगते हैं। जो अल्कोहल है इसमें वैट लगते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगते हैं। ज्यादा टैक्स इसमें गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है? ताकि जो है इंसान इसको, ह्यूमन इसको कम कंज्यूम करे। ठीक है, इसी वजह से इसमें ज्यादा टैक्स लगती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब बात करता है एक आपका फाइनल पॉप क्विज का। तो जीएसटी क्या करता है? क्या जीएसटी रिमूव कैस्केडिंग को इफेक्ट को जो है वो रिमूव किया है? जी हाँ, जीएसटी आकर के हमारा जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उस बर्डन को कम हो गया है, इवन के खत्म कर दिया गया। तो इस बात से बिल्कुल सही है। क्या एसजीएसटी और सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज टू पे ईच अदर? जी नहीं, यहाँ पे फॉल्स है। स्टेट एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट को जो लायबिलिटी को पे नहीं करेगा और सीजीएसटी वो एसजीएसटी का जो है लायबिलिटी को पे नहीं करेगा। तो स्टेट एंड सेंट्रल नेवर मिक्स डायरेक्टली। पेट्रोल इज करंटली टैक्स एट 28% अंडर जीएसटी। जी नहीं, पेट्रोल तो जीएसटी से बाहर ही है, तो 28% लगनी तो दूर की बात है। फिर आता है आपका जीएसटी R1 कॉन्टेन डिटेल्स ऑफ योर परचेज। जी नहीं, जीएसटी R1 जो है वो आपका डिटेल नहीं मांगता है, उसमें आपका रहता है आपका जो सेल्स हुआ है, आउटवर्ड सप्लायर जो हुआ है जीएसटी R1 में आप वो फाइल करते हैं कि कितना आपने क्या क्या सेल किया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब ये आता है हमारा जीएसटी खत्म होता है। हमने सारा कंसेप्ट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत डिटेल वे में पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक फाइनल समरी हम देख लेते हैं कि जीएसटी कब लॉन्च हुआ। 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में 2 आते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट में 1 आते हैं जो कि आईजीएसटी। इसका रिटर्न जो है हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन इसमें 2 का आपका है जीएसटी R1। इसमें सेल्स कब करते हैं? हम सेल्स का रिकॉर्ड करते हैं इसमें, और हम इसको कब फिल करते हैं? हर महीने की 11 तारीख को इसको फिल करते हैं। और जीएसटी R3 भी हम कब फाइल करते हैं? हर महीने के 20th जो तारीख है उसको हम फिल करते हैं। आईटीसी मैजिक क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? बाय टैक्स पेड, सेल टैक्स कलेक्टर, दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम जो है पे करते हैं गवर्नमेंट को। यानी वही जो हमने पहले समझा था कि माल जो है हम जब परचेस किए, जो टैक्स दिए इनपुट टैक्स, जो माल हम बेचे हैं, जो टैक्स कलेक्ट किए उसको आउटपुट टैक्स, इन दोनों को जो बीच का जो डिफरेंस है वही हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसका एग्जाम्पशंस क्या क्या? जीएसटी से कौन कौन बाहर है? पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो है जीएसटी में आपका नहीं आता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सेशन समझ में आया है। किसी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।